नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में आज गृह मंत्री अमित शाह गरजते हुए नजर आएंगे। दोपहर करीब 12 बजे अतरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। इसके अलावा दोपहर 1 बजे बदायूं के सहसवान में अमित शाह की जनसभा है। उसके बाद 2:30 बजे बदायूं में जनसभा में को भी संबोधित करेंगे। 4:30 बजे बदायूं में डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। 4:30 बजे बदायूं में डोर टू डोर प्रचार करेंगे और उससे पहले जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12 बजे अतरौली से जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 1 बजे बदायूं के सहसवान में जनसभा है उनकी और जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री आज बुलंदशहर और मथुरा दौरे पर है। सार्वजनिक सभाएं और जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री और कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आज करीब 12:10 पर बुलंदशहर के गुलावटी में सभा है और 1:25 पर मथुरा के छाता में सभा को संबोधित करेंगे। कृष्णनगरी में डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है और ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। जमीनी स्तर पर उतर करके लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं, अपील की जा रही है अपने पक्ष में वोट करने की। और इसी सिलसिले में आज गाजियाबाद में प्रचार करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव और उनके साथ में आरएलडी चीफ जयंत के साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव लोनी में सपा प्रत्याशी मदन भैया के लिए वोट मांगेंगे और शाम 6 बजे लोनी में जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे अखिलेश और जयंत। तो इस की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोनी में सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। गाजियाबाद में आज प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि लोनी में 10 तारीख को यानी कि पहले ही चरण में मतदान होने हैं। तो इस की बड़ी जानकारी। लोनी में सपा प्रत्याशी मदन भैया के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और जनसंपर्क भी करेंगे। शाम करीब 6 बजे लोनी में जनसंपर्क भी करेंगे। लगातार जमीनी स्तर पर उतर करके लोगों से संपर्क किया जा रहा है और डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। और इसी के साथ इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मायावती भी अब पहली जनसभा है। आज सुबह करीब 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी मायावती। आगरा में बसपा के लिए वोट मांगेंगी। सुबह करीब 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती और आगरा में बसपा के लिए वोट मांगेंगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहला चरण 10 फरवरी को होना है। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी और उसके लिए सभी पार्टियां अब जमीनी स्तर पर उतर चुकी हैं। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी और बसपा, सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर उतर करके डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रही हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इस सिलसिले में बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज चुनाव से जुड़ी अपनी पहली जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। आज करीब 11:30 बजे उनकी ये जनसभा है और आगरा में बसपा के लिए वो वोट मांगती हुई नजर आएंगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री और शहर पश्चिमी के बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंट बॉय बनकर काम करूंगा। प्रयागराज शहर पश्चिमी के बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंट बॉय बनकर काम करता हुआ नजर आऊंगा। और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज हम लोगों ने 5 साल और शहर पश्चिमी के लिए
सुरक्षा और विकास की पूजा करी है, इसीलिए आप सबको बधाई हो। मैंने 2017 में कहा था, जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि मैं मोदी जी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूं। तो लोगों ने पूछा था क्या मतलब हुआ। मैंने कहा था ये शहर पश्चिमी अतीक अहमद के नाम से जाना जाता है, 5 साल बाद मोदी के विकास के नाम से जाना जाएगा। वहीं ब्रजेश पाठक आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक आज अपना नामांकन करेंगे। लखनऊ कैंट से पर्चा दाखिल करने वाले हैं ब्रजेश पाठक। अब ब्रजेश पाठक के समर्थकों में भी खुशी की लहर है। कलेक्ट्रेट में करीब 11 बजे पर्चा दाखिल करने जाएंगे। तो लखनऊ कैंट से पर्चा दाखिल करेंगे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक के समर्थकों में भी खुशी की लहर है। और कलेक्ट्रेट में करीब 11 बजे का समय जब ब्रजेश पाठक पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे। अब वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल बालियान का बीजेपी समर्थकों ने विरोध किया है। उमेश मलिक और योगी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए और इस दौरान गठबंधन कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों में काफी नोकझोंक भी हो गई। विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सहारनपुर में ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस के 12 छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मालिक पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगा दिया है। छात्रों ने डीएम कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि पिछले 4 साल में पढ़ाई के नाम पर उनसे 30 से 40 लाख रुपए लिए गए, जबकि एमसीआई ने यूनिवर्सिटी के मेडिकल की मान्यता समाप्त कर दी थी। हम यहाँ पे इच्छा मृत्यु मांगने आए हैं क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल अंधकार में हो चुका है। हमने वर्ष 2016 में ग्लोबल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था और हम वहाँ पे 3-4 साल तक पढ़ते रहे। हमें 2 साल के पढ़ने के बाद पता चला कि हमारे एडमिशन तो एमसीआई ने 3 महीने बाद ही हमें डिस्चार्ज कर दिया था, परंतु कॉलेज प्रबंधन ने हमें इस तरह की कोई सूचना नहीं दी, हमें कुछ नहीं बताया। वो हमें लगातार फीस के नोटिस भेजते रहे, हमसे फ़ीस लेते रहे। उसके बाद हमने न्यायालय में गए। हमारे जैसे ही अन्य कॉलेजेस में बच्चों को डिस्चार्ज किया गया था। उन सभी कॉलेजेस ने उन बच्चों को, क्योंकि वो नीट क्वालिफाइड थे, सबको पढ़ने की अनुमति दे दी थी। हम सब भी नीट क्वालिफाइड थे, हमने इस बार भी नीट क्वालिफाई किया है, परंतु मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पास ना तो अब इतना समय है और ना ही इतनी आर्थिक सहायता है कि मैं दोबारा से एमबीबीएस कर सकूँ। तो इस समय जो मेरा जीवन है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु मांगने की पेशकश करता हूं। हम यहाँ वहीं बांदा जेल में बंद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एडीजी फर्स्ट कोर्ट से एक पुराने गैंगस्टर मामले में जमानत मिल गई है। उनके वकील लियाकत अली ने जमानत मिलने की पुष्टि की है। तो जेल में बंद अंसारी पर दर्ज हुआ था ये पूरा मामला गैंगस्टर एक्ट में, और बाहुबली मुख्तार अंसारी को अब थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। 13 साल पहले जो केस दर्ज हुआ था उसमें उन्हें राहत अब मिली है। वहीं प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट पर बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के खिलाफ सपा ने गुलशन यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। गुलशन यादव कभी राजा भैया के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के लिए चुनौती भी बन गए हैं। हमारा प्रचार बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा प्रचार जन जन कर रहे हैं, जनता कर रही है, वोटर कर रहा है। और उनका प्रचार तो सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, एमएलसी, प्रमुख, प्रधान बेचारे डर के मारे कर रहे हैं।
किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ ये देखिए 28 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और आप कुंडा आते हैं तो आप देखते भी होंगे, यहाँ रोड देखते होंगे क्या स्थिति है, नहर की क्या स्थिति है, यहाँ कोई विकास नहीं होता। हम लोगों से कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो विकास होगा, हर न्याय पंचायत में एक पानी की टंकी होगी, अच्छी रोड बनेगी। कहा जाता है कि कुंडा एक ऐसा विधानसभा है जहां प्रत्याशी प्रचार नहीं करने पाते हैं, नहीं ये तो उन्हें सही है, दौड़ाया जाता हाँ है। हाँ सही है। अभी खैर मेरे साथ नहीं हुआ मगर मेरे लोगों के साथ शुरुआत हो गई है। यहाँ बूथ लूट लिए जाते हैं, कैसे हाँ, बचेंगे इन सब सही चीजों है, से? सही है। नहीं इसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं और वेबकास्टिंग और आप लोगों का भी सहयोग लेंगे हम। समाजवादी पार्टी 20 साल बाद या पहले भी उतार दी होती है राजा के खिलाफ, तो राजा को वहाँ से हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वो चाहे जो हो, अपने आप को बहुत बड़ा नेता लगा ले या बन जाए तो राजा कहिए कि हरा देगा तो ये असंभव वाली बात। देखिए माहौल जो है जनता तय करती है। जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि जनता ने ही फैसला किया था, तो 80-85 हज़ार वोटों से महाराज जी चुनाव जीते थे। इस बार जनता ने कहा है कि 1 लाख पार, ठीक है, या 1.5 लाख, संभवतः शायद 1.5 लाख का है, 1.5 लाख पार। तो जनता जनार्दन ही चुनती है और जनता जनार्दन ही माहौल तय करती है और चुनाव एकदम स्पष्ट है, साफ है। चुनाव में कहीं कोई माहौल नहीं है। कुछ प्रत्याशी जो उतारे हैं समाजवादी पार्टी वो अपना उतारे हैं, बाकी माहौल की यही बात तो राजा भैया 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं और कुंडा के मतलब हर परिवार के मुखिया हैं, हम लोगों के मुखिया हैं और हम लोग उनको 1.5 लाख वोट से जिता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी जीते और राजतंत्र हारे। जो ये रजवाड़ा है ये ख़त्म है। मेरा कहने का मतलब 1971 में जब से प्रीसी हटाई गई अभी तक यहाँ प्रीसी पर क्यों नहीं हटा, क्यों नहीं हटा, इसका जवाब कोई दे सकता है? तो ये जब तक रजवाड़ा हटेगा नहीं, लोकतंत्र आएगा नहीं, गुलशन भैया जैसे लोग जीतेंगे नहीं, तब तक यहाँ पर रजवाड़ा ऐसे ही कायम रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर रेप के बाद हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सीओ और एसएचओ की गाड़ी का घेराव किया। आपको बता दें कि 21 जनवरी को युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं परिजन गैंग रेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। रेप के बाद हत्या का ये पूरा मामला बुलंदशहर से सामने आया। क्या चाहिए और क्या चाहिए जी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कार्रवाई अभी तक ऐसी की नहीं है, दूसरा गिरफ्तार कर लिया है वैसे। जी, तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। जो भी और भी बचे हैं वो भी पकड़ने जाने चाहिए, उनकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए और यही चाहते हैं। भैया पुलिस आई मेरे घर के वे कि तुम्हारी पिंकी मार दई, वाजे के गाल पर रखी है। मैंने हत्या भैया के प्रधान के टूल पे मर्डर कर दो, गोली मार दई। मैं वहाँ पहुँची, पुलिस वहाँ ठाड़ी और मैं देख भी कह रही, मोकू ना दिखाई, धक्का मार मार के मैं गिरा दी। एक छोरिया लेडीज वहाँ में गिरा दी जोतते और मैं हुई लुढ़की रह गई। छोरिया टूल में तो उठा के गाड़ी में डाल लाए और यहाँ से वहीं से ले ला के चले गए। प्रधान के टूल पे मारी है और मोकू ना दिखाई और भैया वह छोरिया करके फिर आए गए मेरे घर। मेरे लोनन के नाम पूछे के कहाँ तेरे बेटा, मैंने काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को जो भी है दबाव बनवा करके जो भी सब चीज़ें कर करके और लाश को जला देते हैं रात के 12 बजे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं से ले करके बस इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग दबाव बनाया सर। हम थाने पे लेके गए उसको पोस्टमार्टम के बाद, तो उन्होंने दबाव बनाया हम पे बहुत सारा, बोले लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बोलते हैं। हमारे गांव के लोग बहुत सारे से सब भगा दिए इधर उधर। तो हम वहाँ से रात में लेके इधर गालमपुर लाए, गालमपुर के बाद डिवाई ले गए। डिवाई हमने फिर भी रोक दिया, रात में नहीं जलाएंगे सर, नहीं जलाएंगे। लेकिन वो बोलते गए बार बार, बोले तुम्हारी कंप्लेंट लिख ली है हमने, सारा कुछ लिख लिया है, सारा काम तुम्हारा हुआ, कार्रवाई हो रही है, तुम इसको जलाओ, ये करो, वो करो। एक गाड़ी आ गई वहाँ पुलिस की, फिर दूसरी गाड़ी भी आ गई। तो उन्होंने प्रेशर बनाते बनाते हमारे दूर तक साथ भी गए हैं वो गंगा जी पे, लेकिन उन्होंने रात को 12 बजे उस डेड बॉडी को जलवा दी। वहीं संभल में वोट मांगने पहुंचे बीजेपी विधायक अजीत कुमार राजू यादव का जमकर विरोध हुआ। विधायक के सामने ही ग्रामीणों ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और
छुट्टा आवारा पशुओं को लेकर बीजेपी सरकार से खफा ग्रामीणों ने काफिले के सामने आवारा पशु भी छोड़ दिए। ये पूरा मामला गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र गड़ा का है। तो संभल का ये वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध हुआ है। गुन्नौर विधानसभा में बीजेपी विधायक का विरोध इस दौरान देखने को मिला और ये वीडियो भी इस वक्त सामने आया है। हालांकि वायरल वीडियो और काफ़ी तेजी से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक का विरोध कहीं ना कहीं संभल में देखने को मिला। वहीं आजमगढ़ के बमहौर इलाके में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का सिधारी थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए 12 देसी हथियार समेत 7 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ग्राम हथिया में नदी के कछार पर सरपत और कुश के जंगल में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री लगाकर भारी मात्रा में अवैध शस्त्र निर्माण किए जाने की सूचना पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जयप्रकाश सिंह उर्फ पासे सिंह पुत्र महात्म सिंह निवासी ममरखापुर थाना कोतवाली व राजेश पुत्र सुधई राम निवासी रोशनगंज देवारा थाना। ग्राम हथिया थाना सिधारी, यहाँ पर नदी के किनारे जहाँ पे खरपतवार थी और जहाँ जंगल था, इसके यहाँ पर शस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी जिसमें 2 व्यक्ति जयप्रकाश और राजेश नाम से पकड़े गए और इनके पास से निर्मित 1 दर्जन शस्त्र पकड़े गए और 14 अर्धनिर्मित शस्त्र इनसे पकड़े गए हैं। ये इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे थे। जयप्रकाश है, इसके 5 मुकदमे पहले से हैं और राजेश के 4 मुकदमे पहले से हैं। ग्राम हथिया। वहीं मैनपुरी पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि करहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अखिलेश का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ से हारेंगे। और इस दौरान बजट को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बजट में कुछ खास नहीं है, जनता के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जनता के लिए कुछ नहीं है, केवल पूंजीपतियों के लिए बजट है। नहीं, मैंने जब नेता मान लिया और हमारा प्रयास है कि फिर से 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। ऐसे तो देखिए, समाजवादी पार्टी में हमने लगातार बहुत लंबे समय तक काम किया। जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे साथ काम किया है, बिल्कुल आप ही के साथ। और जब हम एक हो गए हैं तो उसमें अब क्या बचा है? जितने भी प्रत्याशी लग रहे समाजवादी पार्टी के मेरे ही। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता, बख्शी का तालाब से योगेश शुक्ला को प्रत्याशी बनाया। वहीं लखनऊ कैंट से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक प्रत्याशी होंगे। पूर्व ईडी संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट दिया गया। लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को टिकट दिया। मोहनलालगंज से अमरीश कुमार को प्रत्याशी बनाया। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन, लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा प्रत्याशी होंगे। तो कुल 17 प्रत्याशियों की लिस्ट एक बार फिर से सामने आ गई है और 17 प्रत्याशियों की ये सूची जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पूर्व ईडी संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट दिया गया है। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। बख्शी का तालाब से योगेश शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और लखनऊ कैंट से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया और लखनऊ कैंट से अब कानून मंत्री ब्रजेश पाठक होंगे प्रत्याशी। तो कुल 17 उम्मीदवारों का नाम सामने आया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और लिस्ट इस वक्त सामने आई है। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पूर्व ईडी संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को टिकट दिया। मोहनलालगंज से अमरीश कुमार को अपना
प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। वहीं बात करें लखनऊ पूर्व से तो आशुतोष टंडन को बीजेपी ने टिकट दिया। लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा को टिकट दिया गया है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो कई बार मंथन करने के बाद लखनऊ में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो उसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 17 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा प्रत्याशी हैं। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को टिकट दिया गया। बख्शी का तालाब से योगेश शुक्ला को प्रत्याशी बनाया। लखनऊ कैंट से स्वाति सिंह का टिकट काट के ब्रजेश पाठक को प्रत्याशी बनाया गया। तो इस की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और सूची इस वक्त जारी कर दिया और कुल 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। 17 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को टिकट दिया गया। बख्शी के तालाब से योगेश शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया। लखनऊ कैंट से स्वाति सिंह का टिकट काटकर ब्रजेश पाठक को प्रत्याशी बनाया। पूर्व ईडी संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट दिया गया। लखनऊ पश्चिम से अंजलि श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया। मोहनलालगंज से अमरीश कुमार को प्रत्याशी बनाया। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन और वहीं लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो लखनऊ की जो सीटें हैं उन पर लगातार पेच फंसा हुआ था। कई बार मंथन हुआ लखनऊ की सीटों को लेकर के और अब लखनऊ से नामों का ऐलान कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आखिर लखनऊ में कौन प्रत्याशी कहां से होगा। इसका ऐलान अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। तो बीजेपी ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 17 नामों का ऐलान किया गया है। और खास बात यह है कि इसमें मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया है और वहीं उनकी जगह पर ब्रजेश पाठक को टिकट दिया गया है। तो 17 सीटों पर कई बार मंथन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश कर दिया। कोरोना महामारी के मद्देनजर और अर्थव्यवस्था की मजबूती के मकसद से बजट काफी अहम रहा। हालांकि मध्य वर्ग को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कुछ और राहत मिलेगी, लेकिन टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो वहीं चमड़े का सामान और कपड़ा खरीदना सस्ता हो गया है। चुनावी मौसम के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का बजट पेश किया। 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वित्त मंत्री ने कहा 60 लाख नए लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। वहीं 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ देने का भी बजट में प्रावधान है। The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. वहीं बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। This context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. सरकारी संस्थाओं पर टैक्स हटाकर 15% किया गया है। वहीं आईटीआर में गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा। No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. आइए सेक्टर वाइज बजट को समझते हैं।
100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन बनेंगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से फायदा, स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार, पढ़ाई के लिए अलग अलग भाषाओं में 200 चैनल आएंगे, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी, 750 नए ई लैब्स बनेंगे, एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर है। सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने पर फोकस, रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती बढ़ाने पर जोर। स्वैपिंग की जो पॉलिसी है वो उसका मैं वेलकम करता हूं बहुत ज्यादा ही, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी लिमिटेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है वो बैटरी और कितने किलोमीटर चलेगी, ये सबसे ज्यादा है। अगर एक कस्टमर को एक बैटरी स्वैपिंग की सुविधा मिलती है तो वो कहीं भी अपने नियरेस्ट बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में जाके अपनी बैटरी चेंज करके अपने किलोमीटर रन को इंक्रीज कर सकता है, जस्ट लाइक कि वो पेट्रोल व्हीकल में पेट्रोल भरा के अपने नियरेस्ट पेट्रोल पंप से अपने किलोमीटर रन को एक अनलिमिटेड बना सकता है। तो आई थिंक ये बहुत ही वेलकम मूव है गवर्नमेंट का और इससे बहुत ही ज्यादा डिमांड को बूस्ट मिलने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के। सरकार को उम्मीद है कि इस बजट से जहां अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी वहीं बेरोजगारी पर भी लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।